और इस वक्त आपको बता दें, बांदा से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि अब जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे थे कि जहर दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी को। और अब इसी मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो चुकी है कि आखिर क्या सच्चाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, बांदा जेल मुख्तार केस की जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। जहर देने के जो आरोप है, जो आरोप परिवार की तरफ से भी लगाए गए थे मुख्तार अंसारी के, अब इसको लेकर जांच हो रही है कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। तो मुख्तार अंसारी के शव को एक तरफ आज दफनाया गया, दूसरी तरफ आपको बता दें कि बांदा जेल इस वक्त डीएम और एसपी पहुंच चुके हैं। वो आरोप जो लगाए गए परिवार की ओर से, उसको लेकर के अब जांच शुरू की जा चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, आज शव को दफना दिया गया। इस बीच आपको बता दें, बड़े आरोप चूंकि लगाए गए, ये कहा गया कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, लेकिन क्या इन आरोपों में सच्चाई है, अब आपको बता दें कि जांच शुरू की जा चुकी है। वही बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्तार अंसारी के शव को आज दफनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कालीबाग कब्रिस्तान जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया गया। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के शव को आज कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया है। जिस दौरान मुख्तार के शव को दफनाने के लिए लाया गया, वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस प्रशासन ने ज्यादा लोगों को कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। कालीबाग कब्रिस्तान में आज मुख्तार अंसारी के शव को दरअसल दफनाया गया, जहां पर भारी जो फोर्सेस है उनकी तैनाती भी यहां पर की गई थी। भारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहां पर की गई थी। रिक्वेस्ट करके भी आगे बढ़ाकर लेके जाते कि अब उनके बेटे जो है जनाजे का दफन होना था, वो सकुशल हो गया है और परिजन अब अपना मिट्टी देके और वापस काफ़ी लोग लौट गए हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है, सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो एक तरफ दफना दिया गया है अंसारी के शव को, दूसरी तरफ जांच भी शुरू हो गई और हमारी सहयोगी अनामिका सिंकाली हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, फिलहाल क्या स्थिति है? हमने डीएम और पुलिस को सुना जिन्होंने ये कहा कि जो गतिविधि थी, पूरे जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है। अभी क्या स्थिति है? क्योंकि उस वक्त काफी भीड़ थी, कुछ टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। क्या अभी पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण है? और देखिए, अभी फिलहाल माहौल शांत हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या जो थी लोगों की, जो लोग जाना चाहते थे कब्रिस्तान के अंदर, शरीक होना चाहते थे मिट्टी देने को लेकर के, उनको रोका गया था बाहर ही। परिवार के लोग जैसे ही निकल गए वहां से, फिर बाकी लोगों के लिए खोल दिया गया गेट। धीरे धीरे करके कुछ लोगों को अंदर भेजा गया, लोगों ने जिस तरीके से मिट्टी दी, इसके बाद बाहर निकल गए। बीच में हालात जरूर ऐसे पैदा हुए थे, जब टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, हालात थोड़े से खराब हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे हल्का बल प्रयोग किया और लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा। अब स्थानीय जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो बाकी रिलेटिव्स हैं, वो धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं कब्रिस्तान में, अब उनको दर्शन करने के लिए, और कब्रिस्तान में जो मिट्टी देने की प्रक्रिया होती है वो देने के लिए छोड़ दिया गया लोगों को। भीड़ बहुत हद तक अब खत्म हो गई है। और अनामिका, ये कहा भी गया है डीएम की ओर से कि जिन लोगों ने नारेबाजी की, माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 मिनट में देखते हैं चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। पप्पू यादव पर बीजेपी के अजय आलोक का तंज, कहा असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं पप्पू। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने पप्पू यादव के टिकट को लेकर दिया बयान, बोले ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला। केसी त्यागी का कांग्रेस पर हमला, कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट न मिलना कांग्रेस की हार है, यह नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण है। सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जीत का दावा, कहा हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, पश्चिम से जो लहर चलेगी वो पूरे प्रदेश में जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया रोड शो, भारी संख्या में जुटे समर्थक तो नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार हैं नितिन। रोड शो के दौरान बोले नितिन गडकरी, नागपुर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने की बात कही। साथ ही कहा पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को भी पूरा करना है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले वैचारिक रूप से एकमत नहीं है गठबंधन। मेरठ में कल पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा, जोरों पर चल रही है तैयारियां, जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष का पैसा फ्रीज करना चाहती है बीजेपी ताकि चुनाव में हो दिक्कत। चेन्नई में बीजेपी ने शुरू किया चुनावी प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम ने किया चुनाव प्रचार। चेन्नई में डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने शुरू किया चुनावी अभियान, तो वहीं जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कसी कमर, डीएमके सलीम उम्मीदवार के साथ शुरू किया चुनाव अभियान। इसी सिलसिले में समन भेजा गया था और फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, जो इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। उनसे अब सवाल जवाब किए जाएंगे शराब घोटाले के मामले में, जिसमें खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की हिरासत में फिलहाल वो हैं और एक और मंत्री अब ईडी से तलब हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक और नाम जो है इस पूरे मामले में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिन्हें समन जो है वो ईडी की तरफ से किया गया। अंजलि जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। इस वक्त अंजलि, ईडी दफ्तर पर आप मौजूद हैं, कैलाश गहलोत पहुंचे, सवाल जवाब का क्या जो सिलसिला है क्या वो शुरू हो चुका है, कोई अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत तो पहुंच चुके हैं, अब उनसे आगे पूछताछ जाहिर तौर है कि शुरू हो जाएगी, लेकिन कितने घंटे तक ये पूछताछ होगी ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैलाश गहलोत पहले ही समन पर यहां ईडी ऑफिस में पहुंच जाते, क्योंकि उन्हें आज ही समन मिला और आज ही 11 बजे उनके पहुंचने का वक्त दिया गया और कुछ ही देर बाद वो ईडी ऑफिस में सवाल जवाब के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा कि उन पर आरोप है कि जो पॉलिसी तैयार की गई थी वो उस ग्रुप में शामिल थे, उन्होंने मसौदा पूरा तैयार किया था, हरी झंडी दिखाई थी और साथ ही साथ उस पूरी इंफॉर्मेशन को यानी कि उस ड्राफ्ट को लीक किया गया था उस साउथ लॉबी को, जो कि इस शराब घोटाले का हिस्सा था। साथ ही साथ उन पर यह भी आरोप है कि विजय नायर जो कि बिचौलिया था उस साउथ लॉबी और दिल्ली शराब घोटाले के बीच का बिचौलिया था, उसको अपने सरकारी आवास में रहने की उन्होंने जगह दी थी। यहां तक कि ये भी सामने आ रही है बात कि कई कारोबारियों को वो पॉलिसी लागू होने से पहले पहले वो ड्राफ्ट भी भेजा जा चुका था और इसके लिए 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। बिल्कुल, तो ये वो आरोप थे जो ईडी की तरफ से लगाए गए थे कोर्ट में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के पूरे प्रकरण को लेकर भी, और वहीं अब जो है कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से अब आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला जो है वो बोला गया। उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक घोटालेबाज पर एक्शन होगा, जो ईमानदार हैं वो सहयोग करें, यह भी वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया है। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही, तो इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उसके बाद सीएम केजरीवाल और अब कैलाश गहलोत को तलब किया गया है। अंजलि, हम ये देख रहे हैं कि कैलाश गहलोत शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आरोप लगा है कि आपके लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीएम 9 समन तक नहीं आए, कैलाश गहलोत पहले ही समन पर पहुंच गए हैं पूछताछ के लिए।
बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो यहाँ पर उठना लाजमी है कि सीएम केजरीवाल 9 समन के बाद भी नहीं आए और आखिरकार उन्हें 10वां समन भेजा गया। इसके पहले भी संजय राउत को भी समन भेजे गए थे। आखिरकार ईडी उनके आवास पर पहुंचती और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला मनीष सिसोदिया के मामले में भी देखा गया। ऐसी घटना की मनीष सिसोदिया के बाद एक समन भेजे जा रहे थे और वो फिलहाल गिरफ्तार होते हैं जब ईडी के बाद इन्होंने समन लगातार भेजती है। तो ऐसा ही लगातार कड़ी दर कड़ी चला रहा था और हो सकता है कि इन सब उदाहरण को देखते हुए कैलाश गहलोत ने यहां ईडी ऑफिस में पहुंचना जरूरी समझा कि एक के बाद एक समन के बाद सभी को गिरफ्तार ही किया गया। और इससे बेहतर है कि पहले ही समन में यहां पर कैलाश गहलोत जो कि मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री, उनके पास कई मंत्रालय है, तो यहां पर अब पहुंचे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि जब उनसे पूछताछ का सिलसिला जो शुरू होगा, क्योंकि टाइम भी देखिए, क्योंकि 1 अप्रैल तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हिरासत में है पहले ईडी के, और इसी टाइम पर कैलाश गहलोत का पहुंचना, क्योंकि उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मोबाइल फोन भी नष्ट कर दिया था जब शराब घोटाले मामले में केस दर्ज हुआ था पहला। और इस नीति को तैयार करने के दौरान उन्होंने कई बार नंबर बदले। इस तरह के भी जांच में लेकिन जिस तरीके से अंजलि सुजाता कह रही है कि गंभीर आरोप ये प्रिटेंड करने की कोशिश हो रही है कि कैलाश गहलोत पूरी तरह से सहयोग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो समन इससे पहले अरविंद केजरीवाल को किए जाते तब वजह पूछी जाती थी कि किस वजह से बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर वो अपराध में शामिल है, उस वजह से ईडी बुला रही है। इस तरीके के सवाल कैलाश गहलोत की तरफ से या कैलाश गहलोत को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं पूछा गया है। ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, यहाँ पर ये दिलचस्प बात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है। देखिए, सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनवा देते हैं अंजलि, फिर आपके पास वापस हम यहाँ पर लौट रहे हैं। और उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स के बारे में पूरी तरह से विस्तार से कोर्ट में बताया। एक स्टेटमेंट शरत रेड्डी के विषय में है और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडियरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहां छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे